हेलो, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम पढ़ेंगे तालिबान का जो टॉपिक पार्ट 2 है वो पढ़ेंगे, क्योंकि तालिबान का पहला हमने इससे पढ़ लिया था पहले ही कि कैसे क्या है। तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि थोड़ा माइंड में आपके वापस आ जाए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वापस। तो तालिबान में हमने अभी तक जो पढ़ा था वो है सौ रिवॉल्यूशन, जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे वो कि 1978 में सौ रिवॉल्यूशन हुआ। तो कैसे हुआ हमने पढ़ा था जाहिर शाह को, कि जाहिर शाह वहाँ के किंग थे, फिर वहाँ पे दाऊद खान थे। दाऊद खान ने कैसे क्या किया, उन्होंने फिर मतलब कैसे एक 1978 में एक कम्युनिस्ट लीडर की उसका मर्डर हुआ। उसके बाद वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ा, सिविल वॉर को सौ रिवॉल्यूशन कहते हैं। कैसे वहाँ पे चीज़ें चली, कैसे नेशनल रिवॉल्यूशन पार्टी उन्होंने बनाई दाऊद खान ने। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और वो जब वो लेक्चर आप पूरा देखोगे तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये उसका पार्ट 2 है। अब जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ से आगे क्या क्या हुआ, तालिबान कैसे रोल में आया, यूएसए कैसे आया, यूएसएसआर कैसे आया, इसी सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब देखिए सौ रिवॉल्यूशन होने के बाद वहाँ पे क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो पावर में थी, सौ रिवॉल्यूशन होने के बाद दाऊद खान के वो पावर में आ गई। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कंसिडर द रेडिकल बाय सम, रेडिकल हो गई। मतलब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक आए थे मोहम्मद नूर मोहम्मद तारकी। अब मोहम्मद नूर मोहम्मद तारकी वो क्या एकदम रेडिकल चेंज ले लिए उन्होंने, वो रिलीजन के बहुत अगेंस्ट हो गए। तो वहाँ से वहाँ के जो ट्रेडिशनल पावर जो थे, पावर स्ट्रक्चर कहाँ पे, रूरल एरिया में। ये याद रखना, रूरल एरिया में जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर था, ट्रेडिशनल पावर क्या होता है, जो पहले से अपने का चल रहा है, वहाँ की ऑर्थोडॉक्सी, ताकि वहाँ के जैसे कि अपने रिलीजन से बेस्ड जो चीज़ें चल रही है, जैसे मौलवी हो गए वहाँ के, जैसे अपने यहाँ पे भी बहुत मंदिर पुजारी ब्राह्मण, अपने हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जब वैदिक काल में कि ब्राह्मणिज्म बहुत डोमिनेट कर रहा था, वैसे कि वैसे वहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्सी थी रिलीजन इस्लामिस्ट को लेके, वो इन सारी चीज़ों से नाराज हो गए कि भाई नहीं, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट थी, वो सारे रिलीजन के जितने भी प्रैक्टिस थी उनको बंद करवा दिया, वुमेन्स के पास राइट आने लगे, वो अच्छी चीज़ें थी। लेकिन आपको भी पता है जैसे इंडिया में राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने जब रेडिकल चेंज लाने की बातें करी तो जो ऑर्थोडॉक्स होती है उनको रेडिकल चेंज नहीं अच्छा लगता। वो जो चीज़ें उनके हिसाब से रिलीजन के हिसाब से चल रही है वो, क्योंकि उनके लिए रिलीजन सुप्रीम है। तो सेम चीज़ें जो रूरल एरिया में जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर था वो अनहैप्पी थे। ये जो न्यू स्ट्रक्चर ऑफ थिंग थी कि भाई हम इस्लाम को छोड़ के दूसरी चीज़ों को, दूसरे रूल्स को नहीं मानेंगे। तो नूर मोहम्मद तारकी कम्युनिस्ट ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो इसके कारण क्या हो गया, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चालू हो गया। बहुत जगह क्या हो गया, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चालू हो गए। जैसे वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, रूरल एरिया में। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे डिवीजन हो गए गवर्नमेंट में भी, क्योंकि अब जो नूर मोहम्मद तारकी है वो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट है, लेकिन उनकी पार्टी में सारे वो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट नहीं है। वो कहीं ना कहीं, अब जैसे आप कोई मान लो आप जुडिशरी में हो या कहीं से भी आप कोई भी इंसान काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वहाँ पे भगवान की कोई कसम खा ले, आप जुडिशरी में कोर्ट में जाके बोल दो कि भगवान की कसम मैंने ये क्राइम नहीं किया, तो मान्य नहीं होगा। ओथ एंड अफर्मेशन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एज अ विक्टिम या एज अ कल्प्रिट आपको ये चीज़ें मान्य नहीं होगा। तो मेन चीज़ है कि पार्टी में, ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रिलीजन से बिल्कुल एंटी हो जाए। तो गवर्नमेंट में भी ऐसी काफ़ी चीज़ों को लेके बहुत सारे डिवीजन होने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अभी मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इस कारण जो ऑर्थोडॉक्सी थे वहाँ पे एक ऑर्थोडॉक्सी और कम्युनिस्ट के बीच में क्या छिड़ा, सिविल वॉर। अब यहाँ पे सिविल वॉर हो गया। अब सिविल वॉर में, इन सिविल वॉर को कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसए। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, इस सिविल वॉर में यूएसए सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, और जो ये जो कम्युनिस्ट है इनको कौन सपोर्ट करेगा, इनको तो यूएसएसआर ही करेगा, क्योंकि यूएसएसआर तो कोल्ड वॉर के टाइम उसकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो ये यहीं से दोनों रोल में आते हैं कि, और जो कम्युनिज्म है जो यूएसएसआर स्प्रेड कर रहा था अपना कोल्ड वॉर में, अपना वर्चस्व बैठा रहा था, तो अब यूएसएसआर को ये लगा, उनका डॉक्ट्रिन था कि अगर कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और उसके खिलाफ कोई सिविल वॉर या उसके खिलाफ कुछ भी चीज़ें होती है तो यूएसएसआर इनडायरेक्टली उसको अपने ऊपर मानेगा, और टू प्रोटेक्ट द कम्युनिज्म वो उस कंट्री में इन्वेट कर सकता है अपनी, क्योंकि वो एक सुपर पावर था, सुपर पावर जो मर्जी चाहे कर सकता था। तो यहाँ पे जो सिविल वॉर हुआ उसमें जो नूर मोहम्मद तारकी थे, कौन थे, नूर मोहम्मद तारकी, उनका असैसिनेटेड हो गए, वो उनका असैसिनेशन हो गया, मतलब उनको मार दिया गया। और वहाँ पे फिर जिन्होंने मारा वो जो थे इस्लामिस्ट या जो रिबेलियन थे, उनमें से एक रूलर हो गए हफीजुल्लाह आमीन।
हफीजुल्लाह अमीन ने क्या किया, वहाँ का सारा कार्यभार संभाल लिया। ये है हफीजुल्लाह अमीन, इन्होंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। और वहाँ पे कम्युनिस्ट लीडर को मारने की वजह से यूएसएसआर को इन्वेड करने का और उसमें अपना वर्चस्व बिठाने का एक खुली अपॉर्चुनिटी मिल गई, जिससे क्या हुआ, ये सही हुई। तब यूएसएसआर ने इंटरवेन किया अफगानिस्तान में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो कम्युनिस्ट एलाई थे उनके गवर्नमेंट को वापस स्टेबलाइज करने के लिए 1979 में उन्होंने ये किया। और एक्चुअली काबुल क्या है, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, वहाँ पे 15 फरवरी 1979 में यूएसएसआर ने पूरा का पूरा ओवरथ्रोन कर दिया और उनको मार दिया। किसको, हफीजुल्लाह अमीन को, जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए थे उस टाइम में। उनको मार के वहाँ पे किसको बिठाया, अपने एक लीडर को प्रेसिडेंट बनाया, वो है बाबराक करमाल को उन्होंने क्या, अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि वो उनके कम्युनिस्ट लीडर थे। कम्युनिस्ट लीडर नूर मोहम्मद तारकी को मार के हफीजुल्लाह अमीन ने अपना रूल वहाँ पे सेटअप किया। फिर सोवियत यूनियन, सोवियत आर्मी ने इन्वेड किया, उन्होंने वापस हफीजुल्लाह अमीन को मारा और इनको बना दिया, बाबराक को वापस वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट किसकी बन गई, कम्युनिस्ट की। गवर्नमेंट किसकी बन गई, कम्युनिस्ट की। कम्युनिस्ट कौन ऑपरेट कर रहा है, किसका एलाई है ये, यूएसएसआर का, ठीक है। अब ये यूएसएसआर यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे इस इंटरवेंशन से यूएसए की नींदें उड़ गई। अब यूएसए बोलेगा, और जो अदर वेस्टर्न कंट्री जो कैपिटलिज्म में थी वो बोलेगा कि भाई अब क्या है, यूएसएसआर तो यहाँ इन्वेड कर रहा है और ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से अफगानिस्तान चला जाएगा। ये चीज़ें हमने पिछली बार भी देखी थी लास्ट में, यहाँ पे वापस एक अच्छे से उसको अपन रिवीजन बोल सकते हो और आगे और डिटेल में भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे ये हुआ कि एक वॉर वहाँ पे चलने लगा, जो सोवियत ट्रूप के बीच में हुआ और इंसर्जेंट ग्रुप के बीच। और इंसर्जेंट ग्रुप कौन सा था, मुजाहिदीन। अब एक चीज़ समझ लो, मुजाहिदीन वहाँ का इस्लामिस्ट ग्रुप था। अब ये इस्लामिस्ट ग्रुप कौन था, जो अभी अपन ने पढ़ा था ना कि ये देखिए रूरल एरिया में जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर है ना, वही मुजाहिदीन है। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, जो कौन सा है, मुजाहिदीन ग्रुप बनाया। अब इनके और जो सोवियत ट्रूप है, ये कम्युनिस्ट लीडर वहाँ पे बिठाने चाह रहे हैं, तो इनके और इनके बीच में एक वॉर चल रहा है। अब देखो, सोवियत ट्रूप वहाँ की अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताता हूँ, रुकिए, यहाँ पे एक थोड़ा आपको बताने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये मान लो अफगान गवर्नमेंट, ठीक है, अफगान गवर्नमेंट, ठीक है, वर्सेस यहाँ पे मुजाहिदीन, ठीक है। अब एक्चुअली में वॉर किसके बीच में था, अफगान गवर्नमेंट और मुजाहिदीन के, लेकिन ये कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर का टाइम था। कोल्ड वॉर के किसके बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर। अफगान गवर्नमेंट कम्युनिस्ट थी, तो इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत जो रसिया है वो, और मुजाहिदीन को कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसए। तो एक्चुअली में ये वॉर देखने के लिए तो अफगान गवर्नमेंट और मुजाहिदीन के बीच में था, लेकिन इट इज़ द प्रॉक्सी वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर। इट इज द प्रॉक्सी वॉर बिटवीन टू सुपर पावर, यूएसएसआर एंड यूएसए, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्रॉक्सी वॉर, कोल्ड वॉर के टाइम में अपना आइडियोलॉजी वहाँ पे बताने के लिए। तो मेन ये चीज़ें चल रही थी। अब इसको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है, इसको ये कर रहा है, तो सेम चीज़ें ये अपन ने यहाँ पे इसको थोड़ा और डिटेल में देखा है। उसके बाद क्या हुआ कि मुजाहिदीन और इन दोनों के बीच में चल रहा था, तो जहाँ पे जो सिटी और टाउन वो किसके अंदर थे, वो गवर्नमेंट के अंदर थे, जो अफगान गवर्नमेंट है उसके अंदर में थे, और जो वो सोवियत कंट्रोल के अंदर में जो अफगान गवर्नमेंट चलाई थी वो, और जो रूरल पार्ट अभी अपन ने देखा जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो कंट्रोल हो रही थी मुजाहिदीन के अंदर में। क्योंकि ये गाँव में आपको भी पता है, गाँव में रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। सिटी में अभी जैसे थिंकिंग डेवलप हो जाती है, डेवलपमेंट होता है, सारी चीज़ें, तो वो बहुत कम होता है। तो सेम चीज़ें ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो टाउन और ये सारी सिटी थे वो मॉडर्न लोग, मॉडर्न मतलब कम्युनिस्ट हो गए वो चीज़ें, लेकिन रिलीजन को ज़्यादा प्रेफर करने वाले वो रूरल एरिया से कर रहे थे, वो मुजाहिदीन। तो जो टाउन और सिटी थी वो गवर्नमेंट और सोवियत कंट्रोल के बीच उनके कंट्रोल में थी, और रूरल पार्ट था वो कंट्रोल किसका था, मुजाहिदीन के, ठीक है। अब वहाँ पे मुजाहिदीन वेयर द प्रेसिडेंट देयर फाइट अगेंस्ट द यूएसएसआर and were also supported by USA, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट। यहाँ पे देखिए अफगान गवर्नमेंट का सपोर्ट सिर्फ एक जगह से था, रसिया से, यूएसएसआर से, लेकिन मुजाहिदीन जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, सबसे पहले यूएसए एक सुपर पावर, चाइना, ईरान और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तो बात ही मत करो,
इस पूरी दुनिया में अगर कहीं पे टेररिज्म हो रहा है, कुछ भी अटैक हुआ है, सीधा उसका नाम पाकिस्तान पे डाल दो, कहीं ना कहीं वो सच ही होगा। पाकिस्तान पैदा ही इसीलिए हुआ है कि उसको टेररिस्ट पैदा करने, वो पूरी ज़मीन ही टेररिस्टों की है और उसको और कोई काम धंधा है ही नहीं। तो पाकिस्तान तो ऐसी हर फिल्म में एक न एक ऐसा विलन तो होगा ही, और वो विलन है पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी था, इजिप्ट भी था। और हाँ, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ये क्यों थे, ये भी शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो सारी चीज़ें इस्लामिक, मतलब उनको अरब जो देश है, अरब नेशन, उनको इस्लामिज़म पूरे वर्ल्ड में फैलाना था, वो सारी चीज़ें तो वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, एक टेररिस्ट ग्रुप को इतने देश सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो टेररिस्ट ग्रुप स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा। वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, वो उनको वेपन दे रहे थे। अब आपको कोई ट्रेनिंग और वेपन दे रहा, फिर आपके पास स्किल आ गई, तो आप कुछ भी आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको स्किल प्रोवाइड करवा दी जाए, तो आप उसमें अच्छे से हो जाओ ना, वो परफेक्ट हो जाओ। तो उनको भी ट्रेनिंग और वेपन दिए जा रहे थे, तब जाके जो मुजाहिदीन वाले थे वो यूएसएसआर सुपर पावर वर्ल्ड की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर के रूप में उभरा, और उसके सामने मुजाहिदीन उसको टक्कर दे। तो ऐसे रोड पे चलते कोई नहीं दे सकता। क्यों? उनके पास ट्रेनिंग और वेपन कहाँ से आ रहे थे? ये देश दे रहे थे, तब जाके उनके पास ये सारी चीज़ें आ रही थी, और इसी वजह से वो टक्कर दे रहे थे। उसके बाद सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान सफर्ड द मोस्ट इन दिस प्रोटेक्टेड वॉर। इस वॉर में अब लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई। अफगानिस्तान सिटीजन 20 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है उस टाइम के हिसाब से। इतने लोगों की मौत हुई इस प्रॉक्सी वॉर में, जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था। अपनी आइडियोलॉजी, एक्चुअली अगर एक प्रैक्टिकली चीज देखा जाए ना, तो आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं होती, ये सब होता है पावर ऑफ गेम ऑफ पावर। पावर एक्वायर करने के लिए लोग आइडियोलॉजी का मतलब अपना एक हथियार बनाते हैं। तो आइडियोलॉजी के थ्रू वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उनको मास मोबिलाइजेशन होता है, और उसके थ्रू वो पावर एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। बाकी यूएसए और यूएसएसआर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब अच्छे से वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि मैनी सिविलियन लॉस्ट देयर लाइफ्स एंड होम्स। अफगानिस्तान रेफ्यूजी, जो अफगानिस्तान के रेफ्यूजी थे, वो कौन कौन सी कंट्री में आए? जैसे पाकिस्तान में गए, ईरान में गए, इवन इंडिया में भी बहुत से रेफ्यूजी आए। एक बात अब एक थोड़ा टॉपिक से हम साइड में जाएंगे कि इंडिया, देखिए इंडिया जो है ना, वो देश नहीं है, वो यहाँ के सिटीजनों का रिलीजन है। रिलीजन हिंदू मुस्लिम सब ठीक है, लेकिन हमारा नेशन हमारा रिलीजन है। और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फर्टिनिटी करके एक टर्म है, मतलब ब्रदरहुड। अब ऐसे लोग बोलते हैं इस्लामिस्ट ब्रदरहुड। तो अब मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, थोड़ा टॉपिक से हटके, लेकिन हमारे देश की बात है तो मुझे बताना चाहिए। एक इस्लामिस्ट ब्रदरहुड की बात होती है और एक अपने देश की बात होती है, ठीक है। एक टाइम था जब सीरिया में बहुत से टेररिस्ट अटैक हुए थे। सेम चीज़ें, ये अफगानिस्तान से दूर, अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले की बात है कि बहुत से अटैक हुए थे सीरिया में। और वहाँ के रेफ्यूजी, आपको पता है, मैप में देखना आप, वहाँ के रेफ्यूजी बहुत देशों में गए शरण लेने के लिए। इतने बीच में अरब, सीरिया के इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले थे, वो बहुत अरब देशों में गए, उनको कहीं पे भी रेफ्यूजी नहीं रखा गया। एंड में उनको शरण किसने दी? हमारे इंडिया ने, हमारे प्यारे भारत ने। इसलिए बोलते हैं इंडिया दिस नेशंस बिलोंग्स टू ऑल। ये भारत किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन का नहीं है, पर्टिकुलर किसी एक इंसान का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जो यहाँ का सिटीजन है, और जो यहाँ पे एक मदद मांगने के लिए कोई आता है तो उसको भी शरण देता है। और यही हमारी सॉफ्ट पावर बताती है, और यही बोलता है कि हमारा दिल कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये तो चलो अदर बात हो गई। थोड़ा इंडिया का नाम आया तो मुझे लगा कि यार अपने देश का कुछ तो बताना चाहिए। और पाकिस्तान जैसे तो कम से कम नहीं है कि भाई कुछ भी चीज़ हो बस टेररिस्ट फैलाओ, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दो, वेपन दो, वो सारी चीज़ें हम नहीं करते, ठीक है। तो इंडिया ये बात हमेशा याद रखना, नेशंस बिलोंग्स टू ऑल, ठीक है। और उसके बाद चलो ठीक है, हम बिना भटके हुए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वेपन वो दे रहे हैं, और पाकिस्तान और वहाँ पे सबके वहाँ के रेफ्यूजी गए। फिर सोवियत ने विड्रॉल किया 1989 में, 9 साल, 1979 या 1980 के बाद आए, और 89 9 साल, 9 लॉन्ग ईयर, एंड द कॉस्ट ऑफ द 5 लाइफ्स ऑफ 20 लाख अफगान सिविलियन। मैंने बोला 20 लाख के समथिंग वहाँ के लोग अफगानिस्तान के सिविलियन थे। वो मतलब ऐसे जो प्रॉक्सी वॉर और जो भी कह लो पावर के लिए बलि चढ़ गए, ठीक है। 1989 में उसने क्यों किया? क्योंकि उस टाइम में
कम्युनिस्ट मेथड कम्युनिज्म होने के कारण यूएसएसआर की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, पूरी डाउनफॉल हो गई थी वहाँ पे बहुत। और ऊपर से अफगानिस्तान में जो वॉर चले थे उसके लिए वेपन सोल्जर, तो इस यहाँ से हिसाब से वहाँ पे सिविल वॉर होने लग गए। जो रशियन रिवॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें, रशियन रिवॉल्यूशन तो चलो पहले हुआ, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हो गई कि भाई अब वहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने वहाँ पर एक 9 साल के लंबे युद्ध के बाद, लंबे वॉर के बाद उन्होंने वापस विड्रॉल कर लिया। जैसे अभी यूएसए ने भी वही किया है। तो सेम चीज़ें यूएसएसआर पहले करके बैठा है। अभी हाँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ, अफगानिस्तान क्या है पता है? अफगानिस्तान, रुकिए, अफगानिस्तान है ना, वो क्या है? ग्रेव यार्ड है, ग्रेव यार्ड ऑफ पावर। अब आप बोलोगे ग्रेव यार्ड ऑफ पावर का क्या मतलब है सर जी, बताइए। तो ग्रेव यार्ड ऑफ द पावर मतलब ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन इतनी अच्छी है कि अगर यहाँ पे किसी का कंट्रोल हो जाए तो वो पूरे सेंट्रल एशिया में अपना एक्सेस कर सकता है। वहाँ के रिच मिनरल्स और ये सब भी हम देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें कर सकता है। इसलिए शुरू से, जैसे देख लो ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे देख लो ये अपने 18th सेंचुरी में यहाँ पे कौन आए थे? ब्रिटेन वाले। उन्होंने ये यहाँ पे अपने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में के लिए किया। 19 में अपने यूएसएसआर आए, 19th सेंचुरी में 20 में यूएसए आए। तो ये सब अफगानिस्तान में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको क्या चाहिए? यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के स्ट्रेटेजिक लोकेशन का पूरा फ़ायदा उठाना है उनको, तो इसीलिए। और ये अपने उस कंट्रोल और अपने उस फ़ायदे के लिए कितने ही सिविलियनों की बलि चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये अपने को पता होना चाहिए कि मेन रीज़न क्या होते हैं सारी चीज़ों के। तो सेम चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी। 1989 में उसने विड्रॉल कर दिया 9 साल के बाद, 20 लाख लोगों को मारने के बाद। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान हैड टू फाइट द मुजाहिदीन अलोन। क्या आया समझ में? अब गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान क्या कर रही है? अकेले को उसको लड़ना है मुजाहिदीन से, तो उसके हिसाब से क्या गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के पास किसका सपोर्ट था? यूएसएसआर का। अब वो चला गया। मुजाहिदीन के पास तो इतने देशों का सपोर्ट है, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। तो अब मुजाहिदीन तो स्ट्रांग होगा ना भाई, कुछ भी हो, उसके पास पावर है, उसके पास वेपन है, उसके पास ट्रेनिंग मिले हुए सारे के सारे उनके टेररिस्ट है, तो अब वो स्ट्रांग हो गया। तो अब जो इंसर्जेंट थे उन्होंने कंट्रोल ले लिया काबुल का 1992 में। 1992 में जो इंसर्जेंट थे मुजाहिदीन के, उन्होंने कंट्रोल ले लिया 1992 में, क्योंकि अब अफगान गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एक बहुत बड़े ब्लडी सिविल वॉर के बाद मुजाहिदीन ने, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि मुजाहिदीन खुद डिवाइड होने लग गया। मुजाहिदीन खुद डिवाइड होने लग गया बहुत अलग अलग मतलब पावर के लिए, कि भाई अब देखो स्किल अलग बात होती है और एजुकेशन होना अलग बात होती है, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, कभी हम पढ़ेंगे। तो इनको स्किल मिली किसी को मारने की, किसी को मतलब कैसे टेरिटरी एक्वायर करने की, लेकिन मंद बुद्धि, गवार, वंस अ गवार इज ऑलवेज अ गवार। तो इनको ये नहीं पता था कि अगर यूनिटी में रहेंगे तो हम इस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लेकिन नहीं, उनके अंदर के अंदर वॉर होने लग गए। वो बोले मैं बनूंगा, वो बोले मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा। उस चक्कर में वहाँ पे अंदर में सिविल वॉर होने लग गए पावर के लिए। तो ऐसे करके वो खुद बहुत अलग अलग डिवाइड हो गया। फिर वैसे जब अलग हुआ, वैसे 1994 में अब आ रहा है अपना मेन मुद्दा, मेन विलन आ रहा है मूवी में। 1994 में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, हमने क्या बोला था, स्टूडेंट, तालिबान, हाँ, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने सीज किया कंट्रोल ऑफ सिटी ऑफ कांधार का। मतलब बहुत से डिवाइड हो गए, तो भाई जो जहाँ पे है, जो ग्रुप वहाँ पे, वो वहाँ पे एक्वायर करने लगे। तो 1994 में कंट्रोल कांधार सिटी का कंट्रोल किसने लिया? एक स्टूडेंट के ग्रुप ने था। तो जो आगे जाके क्या बना? तालिबान, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड स्टार्ट द बैटल फॉर पावर टू कंट्रोल द एंटायर कंट्री। उन्होंने कांधार लिया। फिर उसके बाद क्या, अब हम कांधार लिया, पूरे देश को हथिया आएंगे भाई, लालच बुरी बला है, तो सेम। और वो अपने आप को तालिबान बोलते हैं। तो यहाँ जाके ये तालिबान बाहर आया, ठीक है। और वो अब वो क्या थे? एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है, सुन्नी फंडामेंटलिस्ट, आपने देखा था, आगे भी पढ़ा था, सेम टू सेम वो सारी चीज़ें, ठीक है। एंड इनफैक्ट द मैनी ऑफ देम वेर ट्रेन्ड इन द कैंपस इन अफगानिस्तान वेयर दे वेर रेफ्यूजी। अब जहाँ पे रेफ्यूजी हुए, रेफ्यूजी बन के गए थे, अभी देखा ना बहुत से रेफ्यूजी शरण लेने गए, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने उनको ट्रेन किया, तालिबान को। उनके वहाँ पे बहुत से जो टेररिस्ट है उनको ट्रेन किया अपने वहाँ पे, ठीक है। और उनको वापस भेजा कि जाओ तुम एक्वायर करो। तो एक्चुअली में पाकिस्तान बहुत घटिया है,
ठीक है, वो हर टेररिज्म जहाँ पे भी है, टेररिज्म इक्वल्स टू पाकिस्तान। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टेररिज्म बोलो या उसकी जगह पाकिस्तान हुआ भाई, कि भाई अफगानिस्तान में बहुत पाकिस्तान है, तो ये भी आप बोल सकते हो, सिनोनिम्स बना सकते हो, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, फिर 1995 में तालिबान ने कैप्चर कर दिया प्रोविंस ऑफ द हार्ट एंड द 1996 काबुल में, प्रोविंस ऑफ द हेरत प्रोविंस उसने 1995 में किया और 1996 में काबुल कर दिया। अब काबुल क्या है, कैपिटल है, अब कैपिटल एक्वायर करते पूरा देश। अभी भी तालिबान में काबुल कब किया, जब अशरफ गनी भाग गए, उसके बाद क्या किया, काबुल ने जैसे काबुल पे आ गया मतलब पूरी कंट्री गई, कैपिटल गई मतलब पूरी कंट्री, राजा गया मतलब पूरी राज सत्ता पूरी अपनी हो गई, ठीक है। तो 1996 में उन्होंने काबुल एक्वायर किया और 1998 में ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द तालिबान। देखो 1994 में बना है ये ग्रुप और 8 साल के अंदर अंदर उसने पूरी एक देश पे कब्जा कर लिया, पूरे देश पे उसने कब्जा कर लिया, ठीक है, 1998 तक। तो सेम चीज़ अब, क्योंकि इनके पास बहुत से ट्रेडिंग थी, बहुत से स्किल्स थे, बहुत से वेपन थे, बहुत सी कंट्रियों का सपोर्ट था इसको, इसीलिए। अब एक बात होती है ना कि अगर आप सांप पालोगे ना तो वो डसेगा ही, ठीक है। अगर आपने अपने फायदे के लिए सांप पाला तो एक न दिन वो सांप अपने फायदे के लिए आपको डसेगा। पाकिस्तान ने, इजिप्ट ने, चाइना ने जितने टेररिस्ट ग्रुपों का साथ दिया, वो टेररिस्ट ग्रुप आगे जाके तालिबान बने। अब तालिबान, पाकिस्तान ने सपोर्ट करके तालिबान को बहुत से ऐसा दिया, ऐसा नहीं है कि तालिबान से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है, एक्चुअली वहाँ पे भी एक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि दाऊद खान को रिजाइन करवा दिया था एक रीजन के कारण, क्योंकि वो वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि पश्तून थे, पश्तून वहाँ के बॉर्डर पे। तो अभी भी तालिबान भी उस चीज़ को लेके, उनके बीच में रिलेशन इतने भी अच्छे नहीं है, क्योंकि तालिबान पश्तून आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है और वो पाकिस्तान में है, डोरल लाइन के इस साइड है, तो वो चीज़ पाकिस्तान के लिए भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी जताई जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद जो सम ऑफ द मुजाहिदीन warlords fled the north of the country and joined the northern alliance who were the fighting in the Taliban। अब फिर क्या हुआ, मुजाहिदीन के अलग अलग ग्रुप बने जिसमें से एक तालिबान बना और फिर मुजाहिदीन के काफ़ी ग्रुपों ने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। तो एट द एंड एक जो बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बचा वो क्या था, तालिबान, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसका वापस रिप्लाई ज़रूर दूंगा और पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता के उसको आपको समझाऊंगा। हाँ, एक बात और कि देखिए, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और जैसे मैं मोटिवेट होऊंगा मुझे आपके लिए और भी ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें डिटेल में और एकदम अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में, बहुत सिंप्लीफाइड करके हम उसको पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें हमें समझ में आए। तो सेम चीज़ें ऐसी कैसे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकॉन, तो आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का कि कौन सी होने वाली है, ठीक है।